समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा जाता है। जब आप गुजरे समय पर अफसोस कर रहे होते हैं ना, उस समय भी समय गुजर रहा होता है। बिना मेहनत की नींद को सपना कहते हैं और बिना नींद के मेहनत को लक्ष्य कहते हैं। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और क्या है यह केंद्रुम योग और कौन से भाव में केंद्रुम योग क्या फल देता है और किन परिस्थितियों में यह केंद्रुम योग भंग भी हो जाता है, इस एपिसोड में विश्लेषण कर रहा हूं। इसके पहले वाले एपिसोड में अर्थात केंद्रुम योग 1 में इस योग से संबंधित काफी बातें मैं समझा चुका हूं। उपायों के बारे में भी उस एपिसोड में जानकारी दी है। आइए अब बात करते हैं इस एपिसोड की। आपने कुंडली के ऐसे योगों के बारे में जरूर सुना होगा जिससे व्यक्ति राजा तक बन जाता है, निर्धन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति भी धनवान बन जाता है। ऐसे योग भी जरूर सुने होंगे जिनसे रातों रात प्रसिद्धि मिल जाती है या फिर मजे हुए कलाकार बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे योग भी हैं जिन्हें योग की बजाय दोष कहना उचित होगा। आइए अब जानते हैं क्या होता है केंद्रुम योग। जन्म कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा स्थित हो, उसके आगे वाले भाव में और उसके पीछे वाले भाव में सूर्य, राहु, केतु के अतिरिक्त कोई अन्य ग्रह स्थित न हो तो केंद्रुम योग नामक अशुभ योग निर्मित होता है। इसे ज्योतिष के ग्रंथों में सबसे ज्यादा अशुभ योगों में शामिल किया गया है। वेदों में कहा गया है कि चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायतः। चंद्रमा का मन से घनिष्ठ संबंध है, इसलिए समस्त प्राणियों के लिए मानसिक सुख शांति का प्रभाव कारक ग्रह चंद्रमा माना गया है। केंद्रुम योग के बारे में ऐसी मान्यता है, यह योग जिस व्यक्ति की कुंडली में निर्मित होता है उसे आजीवन संघर्ष और अभाव में ही जीवन यापन करना पड़ता है। इसलिए अनेक विद्वान इसे दुर्भाग्य का प्रतीक कहकर के परिभाषित करते हैं। लेकिन यह अवधारणा 100% सच नहीं है। व्यवहार में देखा गया है कि कुंडली में शुभ योग के नहीं होने पर भी केंद्रुम योग से युक्त कुंडली के व्यक्ति के कैरियर में सफलता के साथ साथ यश और प्रतिष्ठा भी प्राप्त करते हैं। तो ऐसे में क्या कहा जाए? क्या शास्त्रों में लिखी हुई बातें असत्य है, झूठ है, गलत है? जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ में या चंद्रमा के आसपास भावों में स्थित होने वाले राहु या केतु शुभ होते हैं, उन कुंडलियों में केंद्रुम योग की सभी शर्तें पूरी होने के बावजूद भी केंद्रुम योग या तो बनता ही नहीं या फिर इसके अशुभ फल बहुत कम मिलते हैं। और यूं भी तर्क की दृष्टि से देखें तो चंद्रमा अथवा कुंडली के केंद्र भावों पर किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव केंद्रुम योग के प्रभाव को बहुत कम कर देगा। राहु केतु की कुंडली में शुभ होकर के इन स्थानों पर स्थित होने से केंद्रुम योग का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। वास्तव में सत्यता यह है कि केंद्रुम योग के बारे में अधिकांश लोग इसके नेगेटिव पॉइंट पर, इसके दोष पर ही ज्यादा जोर डालते हैं। यदि हम इसके अन्य पक्ष का भी विवेचन करें तो कुछ विशेष योगों की उपस्थिति से केंद्रुम योग भंग भी हो जाता है। तो कोई भी व्यक्ति हो, किसी की कुंडली में केंद्रुम योग हो तो उसे डरना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह योग व्यक्ति को हमेशा बुरे प्रभाव नहीं देता, बल्कि वह व्यक्ति को जीवन में संघर्ष से जूझने की क्षमता और ताकत देता है, और जिसे अपनाकर व्यक्ति अपना भाग्य निर्माण कर पाने में सक्षम हो सकता है और अपनी ऑब्स्टेकल्स को, बाधाओं से उबर करके आने वाले समय का स्वागत कर सकता है। चंद्रमा को मन का कारक माना गया। सामान्यतः यह देखने में आता है कि मन जब अकेला हो तो वह इधर इधर की बातें अधिक सोचता है और ऐसे में व्यक्ति में चिंता करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो राजेश खन्ना जी की कुंडली साइड स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। श्री राजेश खन्ना जी की कुंडली में बहुत सारे राजयोगों की भरमार है और कुछ विशेष योग जैसे कल्पद्रुम योग, सफल अमल कीर्ति योग, महाभाग्य योग, पुष्कल योग, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग, हर्ष योग और सरल योग, ये सभी लिस्ट में है। लेकिन सप्तम भाव में सूर्य और शुक्र दोनों ने ही जीवन में सप्तम भाव से संबंधित समस्याएं भी दी। चंद्रमा एवं राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी सूर्य केंद्र में है, बृहस्पति से दृष्ट है, पंचमें इसके साथ में है। ऐसी स्थिति में राहु की दशा 1964 से लगा करके 1982 के मध्य बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी। अब बात करते हैं केंद्रुम योग की।
यदि चंद्रमा से सेकंड हाउस तथा द्वादश भाव में सूर्य, राहु या केतु के अलावा कोई ग्रह न हो तो केंद्रुम योग बनता है, किंतु चंद्रमा से केंद्र में ग्रह होने पर केंद्रुम योग भंग हो जाता है। यहां पर चंद्रमा से मंगल अर्थात राजेश खन्ना जी की कुंडली में चंद्रमा से मंगल चतुर्थ भाव और शनि दसम भाव अर्थात केंद्र में है, और चंद्रमा अधिष्ठित राशि का स्वामी सूर्य बृहस्पति से दृष्ट है। लग्नेश बुध पंचमे शुक्र की युति चंद्रमा अधिष्ठित राशि के स्वामी सूर्य से, जिसका बृहस्पति से पूर्ण सप्तम दृष्ट संबंध है। तो केंद्रुम योग का भंग होना ही शानदार उपलब्धियों का कारण रहा है। अब मैं यहां आपको प्रत्येक भाव में अर्थात 12 ही भाव में केंद्रुम योग होने पर उसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं स्पष्ट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। लग्न भाव जिसे फर्स्ट हाउस बोलते हैं, लग्न में केंद्रुम योग होने पर व्यक्ति प्राय छोटे छोटे रोगों से ग्रसित रहता है, शरीर जर्जर हो जाता है, बुरी चिंताएं पिंड नहीं छोड़ती, वहम के झूले में झूलता रहता है और अविश्वास का भाव उस पर हावी रहता है। पेट दर्द, थकान, कमजोरी विशेष रूप से बनी रहती है। वह दूसरों पर आश्रित रह करके जीवन यापन करता है। आइए अब बात करें द्वितीय भाव की। सेकंड हाउस होता है धन और संपत्ति से संबंधित, खानदान से संबंधित। तो ऐसी स्थिति में खानदान से संबंध नहीं बना सकता, जिंदगी भर परिवार वालों से संबंध बनाता और बिगाड़ता रहेगा। और इसी प्रकार से प्रेतक संपत्ति वो भी नष्ट हो जाती है, या फिर खुद के द्वारा जो भी प्रॉपर्टी बनाता है उसका नुकसान करता है। जीवन में जमीन जायदाद वाहन ये सब बनाता है और बिगाड़ता रहता है, अर्थात अवसर विशेष में नुकसान उठा करके सब कुछ बर्बाद कर बैठता है। अब बात करते हैं थर्ड हाउस की। जो थर्ड हाउस है वो माना जाता है पराक्रम के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए। तो तीसरे भाव में केंद्रुम योग होने पर भाइयों के बच्चों के साथ में मधुर संबंध नहीं रख पाता है। जीवन में बहुत बार अनचाहे दोषारोपण लगते हैं, और ऐसे ही समय में पराक्रम की हानि या मान सम्मान पर चोट लगती है। यदि गवर्नमेंट सर्वेंट है तो कई बार सस्पेंड हो जाते हैं और या फिर जबरदस्ती उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ता है। यदि व्यापारी हैं तो लेनदार बार बार अपमानित करते रहते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस होता है सुख के लिए, भूमि भवन वाहन सुख के लिए, माता के सुख के लिए। फोर्थ हाउस में केंद्रुम योग होने पर जमीन जायदाद का सुख लगभग नहीं मिलता। प्राय ऐसा व्यक्ति या तो किराए के मकान में ही रहता है, और यदि प्रेतक संपत्ति मिल भी जाए तो उसे बेच देता है। घर परिवार से दूर, प्रेतक जमीन या प्रेतक गांव और शहर से भी दूर जीवन यापन करता है। ऐसे व्यक्ति को माता का सुख नहीं मिलता, और या फिर माता जी की मृत्यु छोटी उम्र में ही हो जाती है, और यदि माता जी की मृत्यु नहीं होती है तो माता से वैचारिक मतभेद बहुत ही ज्यादा रहते हैं। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव होता है संतान और शिक्षा का। तो पंचम भाव में केंद्रुम योग होने पर व्यक्ति शिक्षा नहीं ले पाता। मेंटल अनस्टेबिलिटी से उसे या तो बार बार हार मिलती है, या वो बहुत ज्यादा पढ़ ही नहीं पाता है। संतान कुमार्गी हो सकती है, या हठवादी, दुष्चरित्र, अशिक्षित संतान व्यक्ति का अर्थात पेरेंट का अनादर कर सकती है, और इससे जातक निरंतर पीड़ित रहता है। इन्हीं कारणों से व्यक्ति की वृद्धावस्था बहुत कष्टमय व्यतीत होती है। संतान माता पिता को छोड़ देती है, उनसे दूर चली जाती है, और पिता की संपत्ति या पेरेंट्स की संपत्ति पर भी जबरदस्ती कब्जा कर लेती है। अब बात करते हैं षष्ठ भाव पर। सिक्स्थ हाउस होता है रोग, कर्ज, कंपटीशन, वाद विवाद का। तो सिक्स्थ हाउस में यह केंद्रुम योग होने पर भिन्न भिन्न प्रकार से रोगों से शरीर जर्जर हो जाता है। एक रोग से पीछा नहीं छूटता कि दूसरा रोग लग जाता है, और या फिर उसके शत्रु, उसके विरोधी निरंतर परेशान करते रहते हैं। शत्रुओं से, विरोधियों से चाहकर भी वो पिंड नहीं छुड़ा पाता, और साथ ही साथ रुपए पैसे का अभाव, संचित संपत्ति नष्ट हो जाती है। आइए अब बात करें सप्तम भाव की। सप्तम भाव होता है गृहस्थ सुख का, दाम्पत्य सुख का, या साझेदारी के व्यापार का। सप्तम भाव में केंद्रुम योग होने पर पति पत्नी के साथ में परस्पर वहम, अविश्वास, हीनता, कुंठा, शतरंज का भाव बना रहता है। अति रूपति भार्या शत्रु, ये वाली कहावत यहाँ चरितार्थ होती है। बात बात पर तू मैं और कलह का वातावरण रहता है। ऐसी अवस्था में तलाक तक बात पहुंच जाती है, अथवा एक ही घर में रहते हुए भी अलग अलग जीवन यापन करते हैं। अष्टम भाव। अष्टम भाव होता है मारक भाव और या फिर मति का भाव। अष्टम भाव से केंद्रुम योग होने पर व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित हो जाती है,
अपने खुद के हित और अहित की बात वो सोच ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता। समझदारी एक प्रकार से साथ छोड़ जाती है और ऐसी स्थिति में विक्षिप्त अवस्था में जीवन यापन करता है। भले और बुरे का उसको कोई ज्ञान नहीं रहता। बार बार उसके जीवन में छोटे छोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं। डूबने, जलने, गिरने जैसी घटनाएं भी उसके जीवन में बार बार होती ही रहती है। आइए अब बात करें 9th हाउस की। 9th हाउस होता है भाग्य का। 9th हाउस में यदि केंद्रुम योग है तो ऐसी स्थिति में भाग्य व्यक्ति का साथ छोड़ देता है। भाग्यहीनता का दोष उस पर घटित होता है, ननिया से अपमानित होता है और जो भी काम करे उसमें संघर्ष ही मिलता है। ऐसा व्यक्ति अनास्थावादी, निराश, धर्म कर्महीन तथा नास्तिक प्रकृति का होता है। धार्मिक कार्यों का वह विरोध करता है। आइए अब बात करते हैं 10th हाउस की। तो 10th हाउस होता है आपके कामकाज का, आपके कैरियर का, आपके प्रोफेशन का। यदि 10th हाउस में केंद्रुम योग है तो व्यक्ति के पिता की मृत्यु छोटी आयु में ही हो जाती है और या फिर पिता के साथ में उसके मधुर संबंध नहीं रह सकते और पिता का घर छोड़ करके व्यक्ति दूर जीवन यापन करता है। और जो पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है, पिता द्वारा जो संपत्ति मिलती है, उससे भी वंचित होना पड़ता है। जीवन में बार बार नौकरी, काम धंधा, अपना रोजगार, अपना प्रोफेशन बदलता रहता है और असफल ज्यादा रहता है। आइए अब बात करें 11th हाउस की। तो 11th हाउस होता है गेन का, प्रॉफिट का, एप्रिसिएशन का, वृद्धि का। यदि 11th हाउस में एकादश भाव में केंद्रुम योग है तो व्यक्ति व्यापार में, अपने कामकाज में बार बार लॉस उठाता है और चाह करके भी पैसा इकट्ठा नहीं कर पाता है और यदि वह पैसा इकट्ठा कर भी ले तो वह बार बार नुकसान कर जाता है या बार बार ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाता है जो उसका पैसा साफ करवा देते हैं, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करा देते हैं जिसका फायदा उस व्यक्ति को जिंदगी भर नहीं हो सकता। आइए अब बात करते हैं 12th हाउस की। तो 12th हाउस होता है अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद। ऐसी स्थिति में 12वें भाव में केंद्रुम योग होने पर व्यक्ति अपने जीवन में कई बार अपमानित होता है। ऐसी स्थिति में चोरी होने का, धन हड़प जाने का, नष्ट होने का भय रहता है। यात्राएं हमेशा कष्टप्रद होती है। जेल योग या कोर्ट कचहरी, थाना पुलिस के चक्कर काटने पड़ते हैं और कोर्ट कचहरी के मामलों में असफलता ही हाथ लगती है। तो ये सारी स्थितियां हैं जब व्यक्ति की कुंडली में केंद्रुम योग हो। लेकिन कौन सी कंडीशन में केंद्रुम योग भंग भी हो जाता है वो अब मैं विश्लेषण कर रहा हूं, वो बता रहा हूं, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि केंद्रुम योग है ये तो कोई भी बता देगा, लेकिन केंद्रुम योग भंग भी हो रहा है ये जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ भी असंभव नहीं है। बात अगर भाग्य की है तो कहा जाता है किसी का भाग्य पलटते देर नहीं लगती। ऐसा ही केंद्रुम योग के बारे में भी है। कुछ ऐसी विशेष दशाएं भी जातक की कुंडली में बनती है जिनमें केंद्रुम योग के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं, बल्कि कई बार तो शुभ फल भी देने वाले हो जाते हैं। कुछ ग्रह स्थितियों को बता रहा हूं जिससे यह योग कमजोर हो जाता है या केंद्रुम योग भंग हो जाता है। यदि कुंडली में चंद्रमा पक्ष बली हो, शुक्ल पक्ष की षष्ठी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा पक्ष बली होता है, यह जानकारी है। जन्म कुंडली में चंद्रमा वृष राशि में हो और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो, जन्म कुंडली में चंद्रमा केंद्र के भाव में हो और बृहस्पति साथ में स्थित हो, या चंद्रमा पर धनेश और लाभेश की पूर्ण दृष्टि हो, जन्म कुंडली में चंद्रमा षडवर्ग में बली हो और लग्नेश की दृष्टि हो, पूर्णिमा के आसपास का जन्म हो और चंद्रमा लग्न में हो या उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो, चंद्रमा वर्गोत्तम हो या अपने उच्च के नवांश में हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो, जन्म कुंडली में अनफा, सुनफा या दुर्धरा योग बन रहा हो, ऐसी स्थिति में केंद्रुम योग भंग हो जाता है। केंद्रुम योग के भंग होने पर जातक इसके दुष्प्रभाव से मुक्त हो जाता है। ज्योतिष के ग्रंथों में एक श्लोक है कि कृष्ण पक्ष से दिवा जातो, शुक्ल पक्ष से यदा निशि, षष्ठाष्ट में चंद्र मातरेव परिपालयेत। अर्थात कृष्ण पक्ष में यदि दिन का जन्म हो या शुक्ल पक्ष में रात का जन्म हो तो ऐसी स्थिति में 6th हाउस या 8th हाउस में गया हुआ चंद्रमा भी मां की तरह पालन और रक्षा करता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी जन्म कुंडली में भी झांक सकते हैं कि आपकी कुंडली में जो केंद्रुम योग है वो भंग भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। अन्यथा आप
सिर्फ और सिर्फ केंद्रुम योग आपकी जिंदगी में है, ये नेगेटिविटी लेकर हमेशा संघर्ष ही नहीं देखते रहें, इसका उपाय भी करें या इस योग के बारे में समझने का प्रयास भी करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है, फिर भी कोई शंका है, कोई जिज्ञासा है, तो ऐसी स्थिति में अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए ताकि सही क्या है और गलत क्या है यह पता चले। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह एपिसोड कैसा लगा, यह जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं। यह एपिसोड यदि आपके काम का है और आपको सही लगा है, इसे एपिसोड को शेयर करें और जिनकी कुंडली में यह केंद्रुम योग है आपको मालूम है, तो उनको यह एपिसोड जरूर फॉरवर्ड करें या शेयर करें। और साथ ही साथ यदि आपको हमारा प्रयास सही लगता है, आपके जीवन में कुछ न कुछ ये प्रभाव करने वाला है, तो ऐसी स्थिति में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस एपिसोड को लाइक कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।